गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर 2 जोग्राफ़ी। चैप्टर 2 इन जोग्राफ़ी इज़ द लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। आपका जोग्राफ़ी का जो सेकंड चैप्टर है वो बेटा लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो किन पॉइंट्स पर रहेगा, पहले हम आपको वो बता देते हैं। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। वी आल्सो स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़ इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में हम जो लैंड का यूज़ करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं, किस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अबाउट सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल फॉर्मेशन यानी किस तरह से मिट्टी बनती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी कितनी तरह की होती है। मिट्टी का कटाव के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। एंड अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, किस तरह से हम मिट्टी को बचा सकते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में बेसिकली वो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर रहेगा। फर्स्ट है हमारा अबाउट लैंड रिसोर्सेज। पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। ह्यूमन लिव ऑन लैंड एंड फुलफिल मोस्ट ऑफ देयर नीड्स बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हम सब जानते हैं कि जो भी इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो लैंड पर रहते हैं और हम अपनी तमाम ज़रूरियात को इसी लैंड से मिलने वाले प्रोडक्ट की मदद से पूरा करते हैं। इट प्रोवाइड ऑलमोस्ट 95% और ऑफ आवर रिक्वायरमेंट फॉर फूड। जो लैंड है वो लगभग हमारी 95% यानी कि हमारी 95% जो ज़रूरतें हैं वो हमारी इसी लैंड से पूरी होती हैं। फॉर फूड, खाने पीने की। क्लॉथिंग एंड शेल्टर यानी कि कपड़े पहनना, रहना, खाना पीना, तो इस तरह की जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो लगभग 95% इसी लैंड से पूरी होती हैं। हाउएवर ओनली 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड। सिर्फ 30% पूरे लैंड का जो 30% टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का, वो किससे ढका हुआ है, मतलब किससे घिरा हुआ है, लैंड से। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर 30% लैंड पाया जाता है और 70% वाटर। मेकिंग इट्स अवेलेबिलिटी फॉर ह्यूमन यूज़ वेरी लिमिटेड। लैंड को जो हम यूज़ करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो हमारे लिए एक लिमिटेड यूज़ है, जो हमें लैंड अवेलेबल है। When this small amount is not totally suitable for human habitation, और जो छोटी सी अमाउंट में जो लैंड अवेलेबल है हमें 30%, वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लगभग दुनिया की 90% आबादी है पॉपुलेशन लिव, जिस पर दुनिया की इन ओनली 30% ऑफ इट्स लैंड, यानी कि दुनिया की लगभग 90% आबादी ऐसी है जो इस 30% के लैंड पर रहती है। यानी कि जो 30% लैंड सरफेस एरिया है उस पर दुनिया की कितनी परसेंट आबादी रहती है, 90%। द रेस्ट ऑफ द लैंड इज़ आइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। जबकि बचा हुआ जो बाकी लैंड है वहाँ पर आबादी बहुत कम है या फिर वो इनहेबिटेड है या बिल्कुल वहाँ पर लोग नहीं रहते। दिस इज़ ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन और इनहॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर इन दिस एरिया। ये वजह क्या है कि वहाँ पर आबादी या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। वजह है वहाँ की हार्श, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस। या तो वहाँ पर गर्मी यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और उस गर्म टेम्परेचर में कोई नहीं रह सकता, या टेम्परेचर वहाँ बहुत कम है। तो ये जो वहाँ की हार्श क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं उसकी वजह से वहाँ पर आबादी नहीं है, या फिर वहाँ पे किसी भी तरह की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो सब वहाँ पर रिलीफ फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लैंड यूज़। द टर्म लैंड यूज़ डिनोट द डिफरेंट यूजेज दैट लैंड इज पुट टू सच अ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग एंड सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। देखिए ज़मीन का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। ज़मीन का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फसल उगाने के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल जानवरों को चराने के लिए, माइनिंग को जो खान वगैरह होती हैं, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। आप खुद सोचिए बेटा, आपको घर बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए लैंड चाहिए। आप समंदर में घर नहीं बना सकते हो। आपके पापा जी हैं फॉर एग्जांपल, अगर बिज़नेस करने हैं, उन्हें कोई फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री खोलने के लिए एक लैंड चाहिए। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ लैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ लैंड पुट टू अ पर्टिकुलर यूज़ वैरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। द अमाउंट ऑफ लैंड पुट टू अ पर्टिकुलर यूज़ वैरी, देखो कितने अमाउंट में लैंड पाया जाता है ये वैरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। अगर हम बात करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ लैंड है उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। कहीं पर लैंड क्वांटिटी में ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर ज़मीन कम है, कहीं पर ज़मीन ज़्यादा पाई जाती है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। और लैंड का यानी ज़मीन का जो यूटिलाइजेशन है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स फिज़िकल और ह्यूमन दोनों हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल फैक्टर्स की। द फिज़िकल फैक्टर ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन के जो फिज़िकल फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं। रिलीफ फीचर, सॉइल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द लैंड यूज़ ऑफ रीजन। तो देखिए फिज़िकल फैक्टर्स में क्या क्या शामिल होगा। रिलीफ फीचर में मिट्टी है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है, पानी कितना पाया जाता है, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम उस एरिया का के लैंड का या उस जगह के लैंड को किस तरह से यूज़ करें। ये सारे फैक्टर्स हमें मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि उस लैंड को हमें किस तरह से यूज़ करना है। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवर प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ रिच एलोवियल डिपॉजिट आर वेरी फर्टाइल। जो रिवर प्लेन्स होते हैं, नदियों के आसपास जो भी मैदान होते हैं वहाँ पर एलोवियल सॉइल पाई जाती है। और एलोवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। दे आर दस यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और इसीलिए नदियों के पास में जो भी मैदान होते हैं उनका इस्तेमाल फसल वगैरह खेती बाड़ी के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल होती है। द गंगा प्लेन इन इंडिया। अब भारत में अगर हम बात करते हैं ऐसे रिवर प्लेन की या फर्टाइल प्लेन्स की, तो वो गंगा के आसपास में पाए जाने वाले मैदान हैं। एंड होंगू बेसिन इन चाइना। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो इस तरह के फर्टाइल प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं, होंगू बेसिन में। आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्टाइल प्लेन। द हाई माउंटेन स्लोप्स। अगर हम हाई माउंटेन स्लोप्स की बात करते हैं तो जो हाई माउंटेन स्लोप्स होती हैं मे नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी के लिए सूटेबल नहीं होती। बट देयर थिक फॉरेस्ट कवर द स्केनिक ब्यूटी। लेकिन वहाँ के जो घने जंगलात होते हैं वो एक खूबसूरती का सबब बनते हैं। और घने जंगलात दूसरा क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, वो वहाँ उन घने जंगलों को देखने के गरज से, घूमने के गरज से वहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर, माउंटेन स्लोप्स में। द एल्पाइन मेड्यूज प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर शीप। एल्पाइन जो मेड्यूज जगह है ये बेटा, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, एक्सीलेंट है किसके लिए, जो भेड़ होती हैं उनको चराने के लिए। ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर शीप। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम प्लेटूज़ की। प्लेटू रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक द अफ्रीकन प्लेटू और द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया। जो प्लेटू रीजन होते हैं दुनिया में, अगर हम देखें तो जैसे कि अफ्रीकन प्लेटू हैं, या भारत में अगर हम बात करें जो डेक्कन प्लेटू है, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज आर मोस्ट कॉमन इन दिस एरिया। तो जो प्लेटू एरिया होता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आमतौर पर पाई जाती हैं। वजह ये है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। लिखा है ना, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो क्योंकि प्लेटूज जो एरिया होता है वहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे डेक्कन के प्लेटू को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। और जहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ पर मिनरल्स आसानी से पाए जाते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर मोस्ट कॉमन इन दिस एरिया। तो जो प्लेटूज एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, वो दो तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो खान होती है उनमें काम करना। दूसरा ये कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती हैं और लोग उनमें काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर। दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ लैंड यूज। जो ह्यूमन और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ को बताने में कि लैंड यूज़ का, द टाइप ऑफ लैंड यूज़ की, किस तरह की लैंड की
किस तरह से उसको यूज़, यानी कि कौन सा लैंड किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जो बहुत ज़्यादा घने एरियाज़ हैं, फार्म लैंड्स और फॉरेस्ट में भी क्लियर, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फार्म लैंड्स है, जंगलात वगैरह हैं, उनको काटा जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो भी समझ लीजिए बेटा। फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, टू मीट डिमांड ऑफ पीपल, क्योंकि वो इतने ज़्यादा घने वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पक्के रोड होने चाहिए। लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर लोगों की ज़रूरत कैसे, वहाँ उन्हें रहने के लिए, मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया को साफ़ किया जा रहा है। रेलवे वगैरह, रेलवे लाइन की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो इसलिए जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर उनको, जो जंगल वहाँ पाया जाता है, उनको क्लियर किया जा रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज़ द पैराडीज़ ऑफ USA एंड कनाडा। USA के जो पैराडीज़ जो और कनाडा के जो मैदान हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल में आते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर किया जा रहा है। वेयर द डेवलपमेंट ऑफ रोड रेलवे हैज़ कन्वर्टेड मच दिस ग्रासलैंड टू एक्सटेंसिव फार्म और बीट एंड कॉर्न। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए रोड और रेलवेज़ बनाए जा रहे हैं। मच ऑफ ग्रास लैंड, और जो ग्रास लैंड वगैरह हैं, जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, एक्सटेंसिव फार्म और जितने बीट या कॉर्न के फार्म वगैरह पाए जाते हैं, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जिसके और डेवलपमेंट का काम किस तरह किया जा रहा है कि रोड और रेलवेज़ बनाए जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, हम ये टेबल आपको समझा देती हूँ। कंपेरेटिव लैंड यूज़ की दुनिया में किस तरह से लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं, क्रॉप लैंड कितना है 57%, पेस्चर 4%, फॉरेस्ट कितने पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया से कितना लैंड कवर है, घिरा हुआ है 22%, अदर यूजेस में 17%। यूके में क्रॉप लैंड यानी कि जहाँ पर फसल उगाई जाती है 29%, पेस्चर 46, फॉरेस्ट जंगली एरिया कितना है 10%, अदर यूजेस 15%। USA का क्रॉप लैंड 21%, पेस्चर्स 26%, फॉरेस्ट 32%, अदर यूजेस 21%। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड 6%, पेस्चर 56%, फॉरेस्ट एरिया है 32%, अदर यूजेस है 21%। ब्राज़ील में क्रॉप लैंड है 9%, पेस्चर 20%, फॉरेस्ट एरिया 66%, अदर यूजेस 5%। चाइना में क्रॉप लैंड 10%, पेस्चर 34%, फॉरेस्ट 14%, अदर यूज 42%। कनाडा का क्रॉप लैंड 5%, पेस्चर 4%, फॉरेस्ट एरिया 39% एंड अदर यूजेस 52%। तो ये यूजेस ऑफ लैंड थे जो भी हमने आपको समझाए। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ये कि टेबल को स्टडी करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे कि विच कंट्री हैज़ द लीस्ट फॉरेस्टेड एरिया, तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ का पाया जाता है, तो देखिए सबसे कम फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है ब्राज़ील का। तो हम क्वेश्चन आंसर आपके बेटा वो करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टेबल मैंने अभी आपको समझाई है, आप ये सब याद ज़रूर कर लीजिएगा टर्म्स कि वहाँ पर क्रॉप लैंड किस देश में कितना है, अदर यूजेस कितने हैं, पेस्चर कितना है और फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।